वेलकम टू वॉइस रिपोर्ट्स। माय नेम इज सोबिया नूर। ये मॉड्यूल 4 का लेक्चर नंबर 3 है। आज हम अनसुपरवाइज लर्निंग और उसकी टाइप्स को डिस्कवर करेंगे। अनसुपरवाइज लर्निंग क्या है? अनसुपरवाइज लर्निंग में हम अपनी मशीन को अनलेबल डाटा पर ट्रेन करते हैं। इसका मतलब हम मशीन को ये नहीं बताते कि ये डाटा क्या है, कि इमेज में क्या कौन सा एनिमल हमने शो किया, क्या वो टाइगर है या काऊ, ये हमने उसे नहीं बताना। और ना ही कोई सुपरवाइजर होता है इसको गाइड करने के लिए। तो अनसुपरवाइज लर्निंग में दरअसल हम हिडन पैटर्न्स को फाइंड करते हैं। जैसे जब बच्चे खेलते हैं तो वो ब्लॉक्स को एक कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन देयर शेप्स। सिमिलरली जो कार्स होती हैं उनके व्हील्स होते हैं तो उनको वो सेपरेट करते हैं क्योंकि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैच हो रही होती हैं। और इसी तरह जो डॉल्स होती हैं उनके जो फेस जो है वो ह्यूमन जैसे होते हैं, इसीलिए उनकी कैटेगरी भी वो अलग करते हैं। तो ये सब सिखाने के लिए बच्चों को किसी सुपरवाइजर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्होंने खुद ही हिडन पैटर्न ढूंढे और इनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। यही है अनसुपरवाइज लर्निंग। तो ये काम कैसे करता है? इसमें सबसे पहले डाटा को इंटरप्रिटेशन किया जाता है। इसमें चूंकि रॉ डाटा होता है तो उसमें पैटर्न्स को और स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया जाता है। देन उसके ऊपर कोई एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं। वो कोई एल्गोरिथम हो सकता है जैसे कि के मीन्स है या डिसीजन ट्री है, जो कि इस डाटा को ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो इस तरह हम अपने डाटा को अनलेबल डाटा पर अपने मॉडल को अनलेबल डाटा पर ट्रेन करते हैं और पैटर्न डिस्कवर करते हैं विदाउट एनी गाइडेंस। अब इसे इमेज से समझते हैं। जितना इंसान ज़मीन के बारे में जानता है उससे बहुत ही कम, सिर्फ 5% समंदर के बारे में जानता है। तो समंदर में बेशुमार फिशेस पाए जाते हैं जिनके बारे में इंसानों को खुद ही नहीं मालूम। तो वो अपने मॉडल को उस पर कैसे ट्रेन कर सकते हैं, कैसे उस इस तरह के डाटा को लेबल कर सकते हैं। तो हमने समंदर से चंद फिशेस हमने ले लिए हैं जो कि अनलेबल डाटा की सूरत में है। तो हमारा मॉडल सबसे पहले इसे इंटरप्रिटेट करेगा, यानी इसके पैटर्न को, स्ट्रक्चर को समझेगा। फिर उसके बाद एक एल्गोरिथम सेलेक्ट किया जाएगा जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। देन आगे उसके मुताबिक ही प्रोसेसिंग होगी जिसमें हमारा जो डाटा है उसमें जो सिमिलैरिटीज़ हैं उनकी बेसिस पे ग्रुप बनाए गए हैं। जैसा कि यहाँ पर ऑरेंज और वाइट कलर की जो फिशेस हैं उनमें एक पैटर्न है तो उनका एक अलग ग्रुप ले लिया हमने। सेकंड फिशेस हैं तो उनके 5 हम आर्म्स कह सकते हैं, उसकी बेसिस पर सेकंड एक ग्रुप ले लिया। और थर्ड जो फिश है वो बाकी दोनों से डिफरेंट है। इस तरह हमारे जो अनसुपरवाइज लर्निंग है वो काम करती है। अगर यही टास्क हम ह्यूमन को दिया जाए शायद हम इस तरह बेटर परफॉर्म ना कर सकें जिस तरह हमारा मॉडल जो है परफॉर्म करेगा। इसकी टाइप्स देखें तो इसमें 3 बेसिक टाइप्स हैं: क्लस्टरिंग, एसोसिएट रूल एंड डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। अक्सर आपने नोट किया होगा कि आप बर्थडे पार्टी में हो या इस तरह के किसी और इवेंट में हो तो उसमें जो बच्चे होते हैं वो दूसरे बच्चों के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। और जो टीनेजर्स होते हैं, यंग पीपल होते हैं, वो दूसरे यंग पीपल के साथ गाना गाते हैं या डांस करते हैं, इस तरह से इंजॉय करते हैं। और जो हमारे एल्डर्स होते हैं यानी हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो दूसरे सीनियर्स के साथ पॉलिटिक्स पर, सोसाइटी के टॉपिक्स पर इस तरह की डिस्कशन करना पसंद करते हैं। तो इस वक्त जो इवेंट है वो तो एक है, लेकिन यहाँ पर ग्रुप जो है हमारे पास 3 है। तो इसको हम क्लस्टरिंग बोल सकते हैं। क्लस्टरिंग क्या है? ये कन्वर्ट करती है अनलेबल डाटा को मीनिंगफुल ग्रुप में ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज, जो कि इस एग्जांपल में हमारे पास एज है। इसके अलावा ये इमेज एनालिसिस, फ्रॉड डिटेक्शन और कस्टमर सेगमेंटेशन में भी इस्तेमाल होती है। इसकी मजीद 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है एक्सक्लूसिव क्लस्टरिंग। तो इसमें जो डाटा पॉइंट होते हैं वो सिर्फ एक डाटा पॉइंट एक ही क्लस्टर का पार्ट हो सकता है। इसमें एल्गोरिथम जो इस्तेमाल होता है वो के मीन्स है। एग्जाम्पल में हमारे पास कस्टमर सेगमेंटेशन है कि या तो हमारी सैलरी जो है वो हाई हो सकती है या लो हो सकती है। एक वक्त में हमारी सैलरी हाई या लो नहीं हो सकती। तो इसी लिहाज से ही हमारा जो कार लोन एप्लीकेशन है या तो वो एक्सेप्ट होगी या फिर रिजेक्ट होगी। जबकि ओवरलैप क्लस्टरिंग में क्या होता है कि जो हमारा एक डाटा पॉइंट है वो मल्टीपल क्लस्टर का हिस्सा हो सकता है। ये एग्जांपल ज़्यादातर हम मूवीज़ की फॉर्म में देखते हैं। फॉर एग्जांपल रेड नोटिस जो है उसे हम एक्शन मूवी भी बोल सकते हैं और कॉमेडी मूवी भी कह सकते हैं।
थर्ड है हायरार्किकल क्लस्टरिंग। इसमें हम अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्री स्ट्रक्चर, जो हमें हेल्प करता है अपने डाटा की करैक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करने में। इसकी टू टाइप्स हैं, एग्लोमेरेटिव एंड डिवीसिव। एग्लोमेरेटिव में छोटे छोटे हमारे जो क्लस्टर्स होते हैं या ग्रुप्स होते हैं वो आपस में मर्ज होकर एक बड़ा क्लस्टर क्रिएट करते हैं, जबकि इसके उल्ट डिवीसिव क्लस्टरिंग में जो बड़ा क्लस्टर होता है वो डिवाइड हो जाता है मल्टीपल क्लस्टर्स में। तो बच्चे जैसे स्लाइड्स पर खेलते हैं, स्लाइड्स पर चढ़ने के लिए वो बॉटम से टॉप ऊपर की तरफ मूव करते हैं, ये एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग है। जबकि ज़मीन पर लैंड होने के लिए वो टॉप से बॉटम स्लाइड का इस्तेमाल करते हैं, ये डिवीसिव क्लस्टरिंग है। एग्लोमेरेटिव को एग्जांपल से समझते हैं। इसमें हम मर्ज करते हैं इंडिविजुअल डाटा पॉइंट्स को इनटू लार्जर क्लस्टर। तो इसके लिए मार्वल की एग्जांपल सबसे मौजू है। 2008 में सबसे पहला जो करेक्टर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था आयरन मैन था, जबकि 2008 में ही हल्क को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। जबकि आयरन मैन 2 में ब्लैक विडो फर्स्ट टाइम अपीयर हुई थी। तो इस तरह आयरन मैन 2 में आयरन मैन और ब्लैक विडो दोनों शामिल थे, तो ये इनका एक कॉमन क्लस्टर है। जबकि एवेंजर्स में ये तीनों स्टार्स ही मौजूद थे, तो ये हमारा एक बड़ा क्लस्टर बन चुका है। ऑन दी अदर हैंड फाल्कन को 2014 में विंटर सोल्जर में हमने पहली बार देखा था और आंट मैन को 2015 में रिलीज किया गया था। तो इस तरह ये दोनों कैरेक्टर 2016 में सिविल वॉर में देखे गए थे। अब यहाँ पर दो क्लस्टर बन चुके हैं, एवेंजर्स 2012 एंड सिविल वॉर 2016। जबकि 2019 में दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवी एवेंजर्स लॉन्च की गई थी, जिसमें अब तक के सबसे ज़्यादा कैरेक्टर 38 को हमने सिनेमा में देखा था। तो ये क्या है, ये सबसे बड़ा क्लस्टर है। ये जर्नी स्टार्ट हुई थी 2008 से, जबकि 2019 में ये जर्नी एक बहुत बड़ी पिक्चर के साथ खत्म हुई। इस मूवी ने इतने पैसे कमाए जितने के हम गिन भी नहीं सकते। डिवीसिव क्लस्टरिंग, तो ये स्टार्ट होती है एक लार्ज क्लस्टर से और जबकि डिवाइड हो जाती है स्मॉलर क्लस्टर्स में। तो उसके लिए फैमिली ट्री की एग्जांपल बेस्ट है। यहाँ पर लायन किंग की फैमिली ट्री है। अब सपोज करें कि आपके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो 100 एकड़ थी। उसके बाद वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स को ट्रांसफ़र हुई और उनके बाद आपके पेरेंट्स में ट्रांसफ़र हुई और अब आप में ये डिवाइड हो रही है। तो जब ये कहानी स्टार्ट हुई थी तब 100 एकड़ की प्रॉपर्टी थी, लेकिन जब अब आपको ये प्रॉपर्टी मिली है, सपोज करें वो सिर्फ 1 एकड़ है, तो जनरेशन बाय जनरेशन ये क्या हुआ कि जो प्रॉपर्टी थी वो डिवाइड होती रही। तो इसे हम बोलेंगे डिविसिव क्लस्टरिंग। अक्सर आपने नोट किया होगा कि आप घर से निकलते हैं सिर्फ एक प्रोडक्ट खरीदने, जब मार्केट से वापस आते हैं तो आपके पास 10 प्रोडक्ट होते हैं। तो ऐसा क्या होता है, सपोज करें आप ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेड लेने गए सुपरमार्केट में। जैसे ही ब्रेड लेकर आ रहे थे तो आपको अंडे वहाँ पड़े हुए मिले। आपने सोचा थोड़े अंडे भी खरीद लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आगे गए तो साथ में आपको जैम के जार नज़र आए। तो आपने सोचा ज़रूरी है हर बार अंडों से ही नाश्ता किया जाए, थोड़ा जैम भी हो जाए। उसके बाद आगे ही मूव करते ही आपको बटर नज़र आया, तो आपने वो भी ख़रीद लिया। इसी तरह मिल्क और दूसरे प्रोडक्ट जैसे जैसे आप आगे गए आपका माइंड वैसे ही चेंज होता रहा। तो इस सारी स्ट्रेटजी के पीछे जो रूल काम करता है उसे एसोसिएट रूल लर्निंग बोलते हैं, जो कि कंपनीज अप्लाई करती हैं। ये एसोसिएशन रूल क्या है? एसोसिएशन रूल सिंपली डिस्कवर करता है रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, या ये प्रोडक्ट्स की रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करता है, जिसमें ये एनालाइज करता है कि ऐसे कौन से कम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो कि लोग बहुत ज़्यादा ख़रीदते हैं। अगर आप ऑनलाइन भी शॉप करें तो आप फॉर एग्जांपल एक लेदर जैकेट ख़रीद रहे हैं, तो आपको नीचे ही रेकमेंड में शो होगा फ्रीक्वेंटली बोट टुगेदर, आपको उसमें लेदर के शूज़ नज़र आएंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे उससे नीचे आपको रेकमेंड किया जाएगा कि आप लेदर की एक बेल्ट भी ख़रीद लें। तो ये क्या हो गया, वो कॉम्बिनेशन पहचानते हैं कि
जो हमारे कस्टमर्स हैं वो कौन सी चीज़ें कम्बिनेशन में ख़रीदते हैं वैसे ही हमें रेकमेंड करते हैं। सेकंड, कम्बिनेशन जानने के बाद वो ऑफ़र भी क्रिएट करते हैं जिससे उनकी सेल इंक्रीज़ हो। अब उन ऑफ़र से वो रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं? सपोज़ करें ब्रेड से उन्हें सिर्फ प्रॉफ़िट हो रहा है 10 रुपीज़ का। ब्रेड तो अब डेली यूज़ का एक आइटम है तो हम तो वो रोज़ाना ख़रीदेंगे तो उन पे वो डिस्काउंट दे देंगे, वो सबसे सस्ता हमें बेचेंगे। जबकि जो जैम है और दूसरे इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे वो प्रॉफिट ले रहे होंगे 100 रुपीज़। तो इस तरह हमें लगता है कि हम सस्ती शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रेटजी ही ऐसी बनाते हैं कि एक तरफ से हमें सस्ता प्रोडक्ट बेचकर दूसरी तरफ हमसे महंगा प्रोडक्ट्स के ज़रिए प्रॉफिट भी जमा कर लेते हैं। सिमिलरली हम मूवीज़ देखने जाते हैं थिएटर में, तो उसकी जो टिकट होती है वो तो सस्ती होती है, लेकिन जब हम वहाँ से बर्गर खरीदते हैं तो वो हमें 1000 रुपीज़ का मिलता है। तो टिकट पे उन्होंने कम प्रॉफिट लिया, जबकि बर्गर में उन्होंने हमसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन ले लिया। तो इस तरह ये जो बिलियन डॉलर कंपनीज होती हैं, ये ससरा कब हमारी पॉकेट से पैसे निकाल लेती हैं हमें खुद ही मालूम नहीं होता। थर्ड, इसकी जो टाइप है वो डायमेंशनैलिटी रिडक्शन है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो डाटा सेट होता है उसमें मल्टीपल फीचर्स या मल्टीपल डायमेंशंस होती हैं, उनको पहले रिड्यूस किया जाता है। जितनी भी इररेलेवेंट फीचर्स होती हैं उनको डाटा से अलग कर दिया जाता है। इस तरह से होता क्या है कि हमारी जो डाटा विजुअलाइजेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है। सपोज करेंगे हमारे पास कस्टमर का एक डाटा है जिसमें मोर देन 100 फीचर्स हैं कस्टमर के, जैसे एज है, जेंडर है, सिटी है, उसका ईमेल होगा, उसकी क्वालिफिकेशन, सैलरी वगैरह। अब हम कस्टमर का परचेजिंग बिहेवियर चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सिर्फ प्रोडक्ट परचेज और जो प्राइस उन पे वो स्पेंड कर रहा है इतना जानना ही हमारे लिए काफ़ी है, बाकी सबको हम इग्नोर कर देंगे। सपोज करें आप किसी जॉब पर अप्लाई कर रहे हैं और आपको उसके लिए अब एक सीवी बनानी है। सपोज करें कि वो वर्डप्रेस डेवलपर की जॉब है, लेकिन अब आपके पास जो स्किल सेट है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी है। आप सोशल मीडिया पर कैंपेन भी रन कर सकते हैं, वर्डप्रेस डेवलपर भी हैं और अच्छे कंटेंट राइटर भी हैं। अब जब आपने जॉब पे अप्लाई करना है ना, तो आपने अपने सारे एक्सपीरियंस को नहीं लिखना, सिर्फ जो वर्डप्रेस से रिलेटेड होगा वही एक्सपीरियंस आप लिखेंगे। उसी से रिलेटेड ही आपने जो सर्टिफिकेशंस किए होंगे या जो भी प्रोजेक्ट्स आपने कंप्लीट किए होंगे वो अपनी सीवी में पुट करेंगे। बाकी जितना भी आपका एक्सपीरियंस या सर्टिफिकेशन होगा वो इररेलेवेंट माना जाएगा। तो इसी को बोलते हैं डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। इसके जो इस्तेमाल हैं, वैसे तो बेशुमार इसके इस्तेमाल हैं, दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, डिफरेंट फील्ड में अप्लाई हो रहा है। तो फर्स्ट है स्पीच रिकॉग्निशन, जो हाई लेवल पे इस्तेमाल होता है। डाटा विजुअलाइजेशन डेली बेसिस पे हो रही है, और सिग्नल प्रोसेसिंग। अगर आप इसकी थ्योरी देखना चाहते हैं तो सोबियानूर के नाम से मीडियम पर आप इस थ्योरी को रीड कर सकते हैं।